आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 में इतिहास हिस्ट्री का अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता इस चैप्टर के क्या है तैयारी कर रहे थे। ओके, तो इस चैप्टर के दोस्तों मैंने आपको क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस करा दी है पिछली वीडियो में। ओके, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक आपने किस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे तो जाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चैप्टर को नहीं समझा तो सबसे पहले चैप्टर को समझ लीजिएगा, फिर क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली वीडियो देखकर वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं सिलेक्टेड। ओके, एकदम ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर जिस चैप्टर से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम क्या है समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा तो तैयारी जीत के अब की बार 95% पार के साथ हम क्या है तैयारी करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर से दोस्तों देखिए आपके पेपर में क्या है पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हर चैप्टर से कुछ चैप्टर से लॉन्ग आने हैं और कुछ चैप्टर से लॉन्ग नहीं आने, कुछ चैप्टर शॉर्ट आने हैं तो कुछ चैप्टर से क्या है शॉर्ट नहीं आने। इस प्रकार टाइप का आपका रहता है पूरा ब्लूप्रिंट। समझिएगा, मैं आपको क्या है पिछली वीडियो में क्या है पूरा ब्लूप्रिंट बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ओके, तो इस चैप्टर से दोस्तों आपके क्या है आपकी 2 अंकी वाला प्रश्न भी पूछे जाना है, साथ ही 3 अंकी वाला प्रश्न पूछे जाना है। मतलब अति लघु त्रि आएगा, लघु त्रि आएगा, दीर्घ त्रि नहीं आएगा। ओके, तो उसी टाइप का हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं इस चैप्टर से 2 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। सिंपल आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के 2 नगर लिखिए, या लिख कर आ सकता है कि 2 सबसे बड़े नगर के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। ओके, प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस कराया था और ये आया भी। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगर आपको बता देने हैं, या एक हड़प्पा, एक हो जाता है आपका मोहनजोदड़ो। दोस्तों अभी इस चैप्टर को हम पूरा अच्छे समझेंगे। ओके, मतलब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको चाहे मोहनजोदड़ो पूछा जाए या आपका हड़प्पा सभ्यता कही जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कही जाए, एक ही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो, ये तीनों एक ही बात आ जाते हैं। ओके, तो तीनों को एक ही नाम से हम बुलाते हैं अगर सभ्यता की बात की जाए। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा ग्रिड पद्धति क्या है। तो ग्रिड पद्धति क्या थी ये पूछे जा रहा है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। समझ लेते हैं ग्रिड पद्धति हमारी क्या है। तो हमारी दी है ग्रिड पद्धति के बारे में कि ग्रिड पद्धति का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में किया जाता था। मतलब इसका जो संबंध ग्रिड पद्धति का संबंध किससे है, नगर नियोजन से। ओके, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित सड़कें व नालियां थी। नगरों में सड़कों और नालियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड पद्धति में किया गया था, जो यहाँ जो हो जाएगा। ओके, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी। मतलब जो सड़क निर्माण की जो विधि होती है वो किस पद्धति के अनुसार जो सड़क निर्माण की गई थी हड़प्पा सभ्यता में या आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ग्रिड पद्धति के अंतर्गत की गई थी। तो उसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फायांस क्या था। फायांस एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। फायांस क्या था, तो फायांस घिरी हुई रेत एवं रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाने वाला एक पदार्थ था। इस पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। फायांस से बने पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे। इन पात्रों को विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत रखा गया है। ओके, मतलब जो फायांस की जो चीजें थी एक विलासिता थी, मतलब किसी सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो नॉर्मल क्या है मिट्टी के बने हुए बर्तनों का यूज किया करते थे। ओके, लेकिन जो कुछ भी फायांस के से बने बर्तन मिले, फायांस क्या था जो कि स्पेशल रेत से रंग मिलाकर और चिपचिपे पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता है, बनाकर बनाना बहुत कठिन था। ओके, तो बहुत महंगा माना जाता कि इसलिए क्या है इसे विलासित वस्तुओं के अंतर्गत रखा गया है। तो आई होप आप क्या है फ्रांस को समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन के लिए क्या है रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नगर थे, ओके, केंद्र थे जो हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन के लिए फेमस है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल कौन कौन से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, बालाकोट, नागेश्वर, धौलावीरा आदि क्या है जो ये हैं जो स्थान है जो क्या शिल्प उत्पादन के केंद्र प्रमुख माने जाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पाई लोगों की कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या जो हड़प्पाई लोगों की कब्रों में क्या क्या वस्तु मिली, तो आभूषण मिले, मन के मिले, शंखों के छल्ले मिले और मृत भांड मिले। ओके, इस प्रकार से मृत भांड बर्तन, मिट्टी के बर्तन को कह देते हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनकों के निर्माण में कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता था। ओके, तो देख लेते हैं कि क्या है हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाए जाते हैं, मनके होते हैं जो क्या है जो आभूषण के रूप में काम किए करते थे मनके। ओके, तो वो कौन कौन से पत्थर के बनाए जाते थे। ओके, तो मनकों के निर्माण के लिए क्या है कार्नेलियन जो अक्खी का होता है, जेस्पर होता है, क्वार्ट्ज, इस इफ टिक और सेल खड़ी के जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ओके,
ये इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पाई लोगों के आहार में प्रयुक्त होने वाली खाद्य वस्तुओं के नाम लिखिए। हड़प्पाई लोग कौन कौन सी आहार वस्तुओं का प्रयोग करते थे? हड़प्पाई लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इन लोगों का मुख्य भोजन क्या है? गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दालें, फल, सब्जी, दूध व दूध से बने पदार्थ, मछलियां और क्या है पशुओं का मांस था। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। तो पेपर में आपका मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन कीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता का वर्णन कीजिए। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। चाहे मोहनजोदड़ो पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता कहा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता कहा है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक ही बात हो गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया है। चलिए इसके भी हम देख लेते हैं। ओके, तो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता की आपको विशेषताएं, यहाँ 4 आपको विशेषताएं बता रहा हूँ, छोटी डिटेल से थोड़ा समझा रहा हूँ। पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो 2 विशेषताएं आपको बता देनी, 2 लाइन में समझा देना। ओके, 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है विशेषता मतलब 3 आपको पॉइंट बता देना, ये सिंपल बात हो जाती है। तो देख लीजिए विशेषता में पहले गलियां की गलियां की विशेषता भी क्या है? कि मोहनजोदड़ो में चौड़ी और सीधी सड़कें थी। गलियां लिखी है, सड़क की विशेषता। ओके, सड़क की सड़कें और गलियां एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती थी। ओके, मतलब इसी प्रकार से इनके घर बने होंगे, इस प्रकार से समकोण पर काटती थी, इस प्रकार से सड़क हो जाती है। ओके, और यहाँ क्या है घर बने रहते थे। ओके, जिस प्रकार से अब अभी सिस्टम है। ओके, उस समय ये सिस्टम यही था। ओके, उसकी यही उसकी विशेष विशेषता है। नेक्स्ट है गलियां एक दूसरे से वर्गाकार और आयताकार खंडों में काटती थी। गलियों के दोनों ओर सभी घरों के साथ साथ नालियां भी बनी हुई थी, नालियों की व्यवस्था भी थी। शहर में गलियों में जाल बिछा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा जल निकासी प्रणाली। जल निकलने की व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अति उत्तम थी। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। तो ओके, तो ग्रिड पद्धति हम देख ही चुके क्या होती है कि सड़कों की जो समकोण बनाने की जो पद्धति है ग्रिड पद्धति कहलाती है। तथा वे एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। गलियां और सड़कें दोनों ओर पक्की नालियां बनी हुई थी, जिसमें घरों से गंदा पानी बाहर बहकर आता था। नालियां क्या ढकी होती थी, मतलब पूरी सिस्टम था जो अभी आधुनिक समय में अभी हो रहा है। ओके, ये सब पूरी व्यवस्था मोहनजोदड़ो के समय थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की भी समय थी। नेक्स्ट है भवन की क्या विशेषता है? कि मोहनजोदड़ो में बस्ती की 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक तो छोटी बस्ती थी लेकिन उसे क्या है ऊंचाई पर बनाया गया था। एक छोटी बस्ती थी लेकिन क्या है ऊंचाई बनी थी। दूसरी बस्ती कहीं अधिक बड़ी थी लेकिन उसे क्या है नीचे बनाया गया था। छोटी बस्ती में दुर्ग और निचले बड़ी बस्ती से निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे की बनी थी, इसलिए इसकी ऊंचाई अधिक थी। दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए उसे दीवार से घेर दिया जाता था। निचले शहर को भी क्या है दीवार से घेर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। कच्ची और पक्की ईंटें एक निश्चित अनुपात में की थी। प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार से दिया हुआ है। जब पेपर में आपको लिखना 2 नंबर क्वेश्चन आया तो 2 आपको कोई भी विशेषता बता के केवल 2 लाइन, अब इतना विस्तार से मैंने बताया तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया पूरा भवन के बारे में। लेकिन अब पेपर में अगर भवन विशेषता आप लिख रहे हैं तो केवल 2 लाइन में आपको बता देना यहाँ तक। ओके, 2 लाइन में आपको समझा देना, ज्यादा डिटेल से आपको नहीं बताना। ओके, लेकिन समझने के लिए आपको पूरा तैयार रखना है। फिर अब विशाल स्नानागार, ये भी एक मुख्य विशेषता है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था, मतलब ये सार्वजनिक था, कोई भी नहाने के लिए बनाया गया था। इसमें कपड़े बदलने के लिए एक स्पेशल कमरा था। ओके, सीढ़ियां जलाशय के नीचे सतह पर बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। पानी एक बड़े कुएं में जलाशय से जाता था। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक कार्यों में स्नान करने के लिए भी किया जाता था। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको 4 विशेषता बताई हैं, तो 3 अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है। 2 लाइन में आपको लिखना है पेपर में। ओके, बाकी तैयार सब रखना है। तो ये जो मैं क्वेश्चन बताई आपके अति लघु उत्तरीय थे, यानी 2 अंक वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अब दोस्तों हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से। ओके, तो देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों के संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब अभी क्या है, अब 2 जो आपको नगर के नाम बताने हैं उनके बारे में 2 लाइन आपको समझानी है। तो पहला एक तो क्या है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का है या मोहनजोदड़ो में। तो सबसे जो मुख्य नगर था वो हड़प्पा था। ओके, तो हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था। यह नगर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में मोंटी गुटेरी जिले में स्थित है। ओके, इस नगर के आकार और यहाँ से उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना जाता है कि यह एक विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। मतलब इतना विशाल था, इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो आपका क्या है वहाँ की राजधानी होगी ये शहर। ओके, हड़प्पा शहर। यह नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों का मध्य स्थित था जो इसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ता था। इस नगर के निवासी पक्के मकान में रहा करते थे।
तो ये आपने बता दिया है हड़प्पा के बारे में। ओके, अब मोहनजोदड़ो भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में एक बता देना है। मोहनजोदड़ो भी एक सभ्यता का प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ओके, वस्तुनिष्ठ में भी समझाया था, पूछ भी लिया जाता है। ओके, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी क्या है, वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ओके, इस नगर का यह नाम इस कारण पड़ा क्योंकि इस नगर की खुदाई में 7 परतें मिली। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बसा होगा और 7 बार नष्ट हुआ होगा, मतलब बना फिर नष्ट हुआ। इस प्रकार की कई परतों में मिला ये शहर। ओके, इस नगर का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। यहाँ सड़कों तथा नालियों का समुचित प्रबंध था। यहाँ के प्रत्येक मकान में क्या है, स्नानागार भी होते थे, मतलब नहाने के लिए भी एक अलग से एक कमरा बने हुए थे। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के प्रकार डालिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना किस प्रकार की था वो आपको बताना है। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगर सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा जाती हैं। ओके, एक बात मैं आपको बताता चाहूँगा, आप सब क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है, आपको मटेरियल एक ही रहेगा। जो मैं आपको नगर योजना में आपको सड़कों के बारे में बता चुका हूँ, और भी आपको मैंने विशाल स्नानागार के बारे में बताया है। ओके, वहाँ की क्या है सड़कों के बारे में, नालियों के मतलब जल निकासी के बारे में बताया। तो बस अगर उन्हीं को आप 2-2 पॉइंट में लिख देते हैं उनके बारे में, तो भी आपका क्या है ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो नगरों में भी क्या है, चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बनी थी, जो प्राय एक समकोण में काटती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर के अनेक खंडों में अर्थात मोहल्लों में बट जाता था। प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थी जो 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में एक 11 मीटर चौड़ी सड़क थी, संभवतः ये राजमार्ग रही होगी। नगरों में जल निकासी का समुचित व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे नालियां होती थीं जो पक्की ईंटों की होती थी। यहाँ ईंटों हो जाएगा। ओके, बनी होती थी। इस सभ्यता के नगरों में मकान पक्की ईंटों के होते थे। मकानों में रोशनदार, स्नानागार, रसोई घर, आंगन, कुएं होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर नियोजन व्यवस्था में अत्यंत कुशल थे। अब जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये हम क्या है 2 नंबर वाले में अलग अलग करके पढ़ चुके। ओके, तो इसमें क्या है उसकी सड़क व्यवस्था, ओके, नगर नियोजन के बारे में, सड़क व्यवस्था के बारे में आपको बता देना है, जल निकासी के बारे में बता दिया है, और वहाँ के मकान किस किस प्रकार से बने हुए तो वो बता दिए। ओके, तो 2 लाइन में आपको अगर 2 नंबर वाली क्वेश्चन है 2-3 आपने याद कर लिए हुए तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, उन्हीं को आपको मिक्स करके लिख देना। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे, मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या काम किया करते थे हड़प्पा के वासी, वो आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से काम किया करते थे। तो हड़प्पाई लोग जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। तो क्या करते थे, कृषि करते थे। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सिंपल बात है, एकदम पढ़ लेते हैं तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। ओके, जब कठिन नहीं है एकदम सिंपल है तो पढ़ लेना चाहिए एक बार। ओके, तो ये कृषि का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे, जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन जीने के लिए कौन कौन से ये काम धंधा करते थे, कृषि का काम करते थे, पशुपालन करते थे, और क्या है नेक्स्ट काम करते थे शिल्प। ओके, शिल्प कला का काम करते थे, और अन्य धंधे भी थे उनके। 3 आपको बताना, 3 आपको तैयार करना है। कृषि के बारे में बता देना कि प्राप्त साक्ष्यों से प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि था। क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि आपको लिखना है। ओके, इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तरह विभिन्न प्रकार की सब्जियां व फल उगाते थे। गुजरात व हरियाणा से प्राप्त चावल के अवशेषों ज्ञात होता है कि चावल की खेती भी की जाती थी। चावल के अवशेष मिले होंगे, इससे पता चलता है कि ये जो हड़प्पा के लोग हैं वो चावल की खेती भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त कपास उत्पादन के साक्ष्य विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पशुपालन, मतलब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आपको लिख देना पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है पशुपालन करके भी अपना जीवन गुजारा करते थे। तो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त पशुओं की हड्डियों और मोहरों पर अंकित चित्रों से ज्ञात होता है कि ये लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता आदि पशुओं का पालन करते थे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ अनेक हड़प्पा स्थलों में क्या है ऊंट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोगों में घोड़े से परिचित थे अथवा नहीं, यह प्रमाणित नहीं किया जाता। मतलब ये सब लोग इन सब के बारे में जानते थे, बैल के बारे में, गाय, भैंस, बकरी, ये सब था उनके पास। ओके, लेकिन घोड़े के अवशेष नहीं मिले। इससे पता चलता है कि घोड़े के बारे में ज्ञान नहीं था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है हमारा शिल्प तथा अन्य उद्योग। तीसरे धंधे में आपको लिखना है शिल्प का धंधा। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे। इस सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों धंधे किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत क्या वस्त्र निर्माण, आभूषण बनाना, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मनके बनाना, ओके, लकड़ी के कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी, नौकाएं बनाना आदि उद्योग धंधे प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लोग कताई, बुनाई, रंगसाजी, कुम्हारगिरी, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी आदि का व्यवसाय भी करते थे। तो ये हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के क्या है व्यवसाय। ओके, समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं
ओके अगर दोस्तों आप क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, ओके मॉडल पेपर सॉल्यूशन सब एक साथ चाहते हैं, पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम की, तो आप क्या अपने क्लास 12th के हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप जानकारी लेकर क्या है कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बिल्कुल कम फीस में आपको क्या है एक पूरा कंप्लीट कोर्स आपको ज्वाइन हो जाएंगे और जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं? इन मोहरों का क्या उपयोग था? संक्षेप में लिखिए। मतलब मोहरों के बारे में आपको बताना कि जो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें मिली हैं उसकी मोहरों के बारे में आपको बताना। ओके तो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न स्थलों में से उत्खनन से माध्यम से 2000 से भी अधिक मोहरें प्राप्त हुई। ओके ये मोहरें हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण कलाकृतियों मानी जाती हैं क्योंकि इसमें क्या है कला अंकित थी। ओके चित्र वगैरह बने हुए थे इसीलिए क्या है हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियों में मानी जाती हैं। मोहरों तथा मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि जब सामान से भरा हुआ थैला या बोरा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था तब उसका मुंह बांधकर उसमें गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। तत्पश्चात उसमें एक या अधिक मोहर दबा दिया जाता था जिससे मिट्टी पर क्या है मोहर की छाप पड़ जाती थी। इस मुद्रांकन का अक्षुण्णता उक्त सामान की सुरक्षा का प्रतीक था तथा इसे प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। मतलब क्या है दोस्तों आज के समय भी होता है कि जब भी कोई सामान लेते हैं तो लिखा रहता है कि अगर ये चीज पूरी बंद है तभी इसे देखकर खरीदें कि सील अगर लगी हो तो खरीदें। ओके तो उसमें क्या किया जाता था कि क्या पहले मिट्टी गीली किसी भी बोरे में सामान बंद कर दिया उसमें गीली मिट्टी से उसे बंद कर देते थे। ओके और फिर उसमें क्या है मोहर लगा देते थे। ओके मोहर लग जाती थी तो इससे पता चल जाता कि ये कहाँ से ये सामान आया है। साथ ही मोहर लगी रहती तो इससे पता कि सामान को बीच रास्ते में खोला नहीं गया। ओके इस प्रकार से इसलिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही ये मोहर मिट्टी अथवा सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि मोहरें किस पत्थर से बनी होती थी तो आपको सेल खड़ी से। मोहरों का आकार वर्गाकार गोलाकार होता था। अधिकांश मोहरें पर लेख व पशु की आकृति भी अंकित होती थी। मोहरों पर मुख्यतः बैल गैड़ा हाथी बारहसिंगा आदि की आकृतियां भी अंकित होती थी। ये अभी हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में जानकारी। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप क्या है वीडियो को अगर अच्छे से याद क्वेश्चन को ज़्यादा मेहनत से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को देखते जाएं मैं आपको बोलते जाऊँ ध्यान से सुनते जाएं समझते जाएं तो वीडियो को देखते ही देखते आपको आधे ज़्यादा याद हो जाएंगे। कुछ टॉपिक होंगे जो थोड़ा आपको याद करने की आवश्यकता होगी उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया ओके तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देख लेते हैं इसके कारण। ओके देखिए बहुत से जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं बहुत डिटेल से दिया हुआ है। ओके डिटेल से इसलिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें पेपर में। लेकिन आपको एकदम सिलेक्टेड पॉइंट लिखना है एकदम सिलेक्टेड। ओके बाहरी आक्रमण जैसे हेडिंग है तो 2 लाइन उसके बारे में बताया 2 लाइन में आपको बता देना है। ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन आपको लिखनी होगी। तो 3 नंबर क्वेश्चन है 3 पॉइंट बता के 3 पॉइंट के अंदर 2 लाइन केवल आपको लिखनी है लेकिन पढ़ना आपको अच्छे से समझना है डिटेल से। ओके तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस प्रकार से और कब हुआ इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। मतलब ये किसी को नहीं पता कि किस प्रकार से विनाश हुआ होगा और कब हुआ होगा। लेकिन क्या है जो अनेक विद्वान हैं वो कल्पना करते हैं ओके सोचते हैं अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिनके कारण क्या है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। तो बहुत सारे विद्वान लगाते हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा कि हड़प्पा के सभ्यता के लोग जहाँ हड़प्पा के लोग रहते थे वहाँ से दूसरे लोगों ने आक्रमण कर दिया होगा। ओके जिससे क्या है वो युद्ध हार के उनका विनाश हो गया। दूसरा हो सकता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु मौसम में परिवर्तन हुआ होगा या बाढ़ आया होगा या भूकंप आए होंगे। ये सब कारण बताए जाते होंगे। तो पहला आपको लिखना है बाहरी आक्रमण। तो बाहरी आक्रमण क्या है कि अनेक विद्वान का अनुमान है कि बाहरी जाति के आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता का विनाश किया। हड़प्पा सभ्यता के निवासी श्रमद्ध और शांतिप्रिय थे। मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर थे और शांतिप्रिय भी थे। ओके उनके नगरों की सुरक्षा समन्वित प्रबंध था या नहीं यह कहना भी नहीं। उनके पास अच्छे हथियार भी थे इसलिए वे बर्बर जातियों के आक्रमण का शिकार हो गए। मतलब उन्होंने क्या ज्यादा सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया क्योंकि वहीं के लोग थे शांति प्रिय थे, न कोई युद्ध होता था ओके आपसी में नहीं होता था इसलिए ज्यादा प्रबंध भी नहीं था और साथ ही क्या उनके पास ज्यादा हथियार भी नहीं थे। ओके हथियार का भी काम नहीं करते थे क्योंकि वह शांति प्रिय थे। ओके इसलिए वो क्या है जो बर्बर जाति के दूसरे लोग थे उन्होंने क्या है उन्हें आक्रमण कर दिया होगा उनका शिकार हो गया होगा। मोहनजोदड़ो की सड़कें गलियां तथा आंगन आदि में अनेक अस्थि पंजर मिले। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि बाहरी लोगों ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया और उनकी हत्या कर दी। किंतु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उत्खनन में जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वे एक ही नस्ल की हैं। यदि बाहरी आक्रमण हुआ होता तो आक्रमणकारी भी मारे गए होते तो और उनकी भी अस्थियां मिलती होगी। मतलब जब खुदाई हुई तो उनकी अस्थियां मिली तो एक ही कैटेगरी की थी क्योंकि जीन देखे
देखे गए होंगे, ओके, मतलब पूरा जीन वगैरह देखे होंगे तो वो एक ही कैटेगरी के मिले होंगे। जबकि जब अगर दूसरे लोगों ने आक्रमण किया होगा तो उनकी भी वो भी लोग मारे जाते, कुछ तो मारे जाते, उनकी भी दूसरी कैटेगरी की भी है मिलती है, ओके। लेकिन यहाँ देखा गया कि एक ही प्रकार की अस्थियां मिली, एक ही नस्ल की अस्थियां मिली, इसलिए कहना मुश्किल है कि बाहरी आक्रमण से विनाश हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का क्या विनाश हो गया, ओके। विद्वानों का मत का कि प्रारंभ में सिंधु में वर्षा प्रचुर होती थी, किंतु कालांतर में वर्षा कम होती गई, धीरे धीरे एक प्रकार का रेगिस्तान बन गया, मतलब पानी की कमी होने लगी, रेगिस्तान बन गया, ओके, वर्षा कम हुई, अतः क्या नगर उजड़ गए। विद्वान इस अनुमान में कुछ सार प्रतीत होता है, क्योंकि संसार के अनेक क्षेत्रों में जलवायु में तीव्र परिवर्तन हुए हैं, जिससे जो क्षेत्र हरे भरे थे वो आगे चलकर उजड़ गए थे। यदि सिंधु सभ्यता में भी ऐसा हुआ होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि वो स्थान हरा भरा है, लेकिन धीरे धीरे वर्षा नहीं होती तो रेगिस्तान बनता जाता है, रेगिस्तान बनता है तो नगर उजड़ जाता है, ओके। तो ये भी ऐसा कई बार देखा गया है, वही अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि वहाँ भी हड़प्पा सभ्यता के समय या सिंधु घाटी सभ्यता समय भी ऐसा हुआ होगा, ओके, जिससे उनका विनाश हो गया। नेक्स्ट अनुमान लगाया जाता है बाढ़ आना का, ओके, बाढ़ आ गई होगी। तो कुछ विद्वानों का अनुमान था कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में सिंधु नदियों में बाढ़ों ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों का विनाश किया था। यहाँ पर उत्खनन से सिंधु नदी वर्तमान तल से 21 मीटर ऊंचाई पर नदी की रेत तथा मिट्टी मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि नदियाँ में बाढ़ का पानी कभी कभी 21 मीटर तक ऊंचा तक चढ़ गया था, ओके। नेक्स्ट माना जाता है भूकंप के कारण विनाश हो गया होगा। तो कुछ इतिहासकार का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा क्या है इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, बाहरी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, इनके कारण क्या है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो सकता है। इसके बारे में दो लाइन आप अपने से हिसाब से लिख ही सकते हैं, ओके, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में कला के बारे में आपको बताना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ओके। तो देख लेते हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री से हड़प्पा कालीन कला और ललित कला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, जिसका वर्णन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए कला के बारे में आपको बताना, तो स्थापत्य कला मिलता है। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण में, ओके, मकान बनाने में जो कला का यूज किया जाता है वो स्थापत्य कला कहलाती है, ओके। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्राप्त होता है कि इस सभ्यता के लोग उच्च कोटि के इंजीनियर थे, अर्थात भवन निर्माण में कला में दक्ष थे। विशाल अन्नागार, सार्वजनिक स्नानागार, सुनियोजित नगर, भवन, दुर्ग आदि का निर्माण इनकी स्थापत्य कला का क्या प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट है मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में हड़प्पाई लोग विशेष उन्नति थी। विभिन्न हड़प्पा स्थलों के उत्खनन से मिट्टी, पत्थर और धातु से बनी अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई लोग क्या है मूर्ति कला में अत्यंत दक्ष थे। मोहनजोदड़ो से क्या है मिट्टी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, किंतु यहाँ से प्राप्त कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति भी उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की एक प्रस्तुत मूर्ति भी हड़प्पा सभ्यता की सुप्रसिद्ध कलाकृति है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक स्थलों से क्या स्त्री, पुरुष व पशुओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जिससे वहां से इन मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है मूर्ति कला में भी दक्ष थे, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चित्रकला आपको बतानी है। कला के क्षेत्र में चित्रकला की बात करनी है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रकला को भली भांति परिचित थे। उनकी चित्रकारी के नमूने मिट्टी के मटकों, घड़ों, कटोरियों, प्लेटों आदि में देखने को मिलते हैं। इस काल में हड़प्पाई लोग विभिन्न रंगों के बेल, बूटे, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों आदि की चित्र बनाया करते थे, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा संगीत एवं नृत्य कला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न स्थलों का उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पाई लोग संगीत व नृत्य कला से भी परिचित थे, ओके। मतलब क्या है हड़प्पा सभ्यता के लोग संगीत और नृत्य के बारे में भी जानते हैं, इसके भी प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है धातु कला। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु कला से भी परिचित थे। धातु कला के अंतर्गत सोने, चांदी, तांबे आदि के सुंदर आभूषण का निर्माण करते थे। इनके अतिरिक्त ये लोग धातु से बने बर्तन और मूर्तियों का भी निर्माण करते थे। धातुओं के बर्तन पर ये नक्काशी भी करते थे। ये लोग है लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब सोना, चांदी, तांबे के अवशेष मिलते हैं, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है ये सोना, चांदी, तांबे के बारे में जानते थे, लेकिन लोहा का अवशेष नहीं मिलता। इसलिए लोहे से लगता है कि अपरिचित होंगे, मतलब लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तो अब देखिए मैंने यहाँ 5 पॉइंटों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की कला के विकास के बारे में बताया है। लेकिन आपके पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी 3 जो आपको पसंद आए 3 पॉइंट आपको 3 पॉइंट उठा के 2 लाइन को समझा देनी, ज्यादा डिटेल से नहीं बताना है, बस समझने के लिए मैंने पूरा आपको तैयार कर लेना है, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों के जल निकास प्रणाली नगर योजन की ओर संकेत करती थी। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। 2024 में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है कि आपको इसमें हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी के बारे में बताना और नगर योजन की ओर संकेत करती है, जो जल निकासी की व्यवस्था है, ओके, और करती है तो उसके कारण भी बताइए, ओके। आत्मा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली
जन नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन को क्या है उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए और समझाइए। तो देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। मैं इस तथ्य कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में की जल निकासी प्रणाली क्या है नगर योजना की ओर संकेत करती है। ऐसा मानने के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। भवनों में क्या है गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की उत्तम व्यवस्था की गई थी। दूसरा है, प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी जो स्नानागारों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी। इनके द्वारा क्या घर का गंदा पानी गली में बनी हुई मध्यम आकार की नालियों तक गुजर पहुंच जाता था। ओके, इस गली के मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों से मिलती थी। फिर नालियां जो पक्की ईंटों से बनी होती थी ढकी होती थी, उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियों की सफाई भी की जा सके। ओके, पर उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उसके अगल बगल भवनों का निर्माण किया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार की क्या है गली के साथ होना आवश्यक था। नेक्स्ट है, जल निकासी प्रणाली केवल बड़े घरों तक ही सीमित नहीं थी, अब तो अनेक छोटी छोटी बस्तियों में भी इनके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए लोथल में घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नालियों की निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनमें ही जल निकासी व्यवस्था हो। छोटी से छोटे जो घर थे उनमें भी क्या है उनका भली जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बना है, लेकिन नालियों के लिए क्या है पक्की ईंटें बनाई गई थी। मतलब ये बहुत ज्यादा इस पर विशेष ध्यान दिया था। ओके, तो पूरी इन पॉइंटों से आप समझ चुके थे, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपका दिया हुआ है। ओके, जिसमें आपको क्या है जल निकासी के बारे में पूरा समझाया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था के 3 बिंदु प्रकार डाली 2020 एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है। नगर योजना व्यवस्था की आपको बताने हैं, नगर योजना व्यवस्था के बारे में बिल्कुल सिंपल है। ओके, देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर योजना की विशेषताएं आपको बतानी। तो वहाँ की सड़कों के बारे में बता देना है, सफाई का प्रबंध किस प्रकार से, भवन निर्माण के बारे में, फिर सार्वजनिक स्नानागार, फिर अन्नागार या भोजनालय और कुआं का प्रबंधन। तो ये आपके 7-6 पॉइंट दिए हैं, कोई भी 3 अच्छे तैयार कर लीजिएगा और सब पॉइंटों को मैं आपको पहले ही समझा चुका। ओके, इसमें तो बहुत बेहतरीन, जिस प्रकार से इसमें 2-2 लाइन लिखी है पेपर में, लेकिन इसी प्रकार से आपको लिखना। ओके, तो इसे आप पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। बाकी इतने सारे हमने क्वेश्चन देखे, लेकिन लगभग क्या है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स होता है। ओके, मतलब ये अब हम नगर योजना के बारे में 3 से 4 क्वेश्चनों में देख चुके हैं और एक ही आंसर लिखना है। इसलिए कि आप क्या है क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, कंटेंट माइंड में रख लीजिए, फिर आपको क्या है जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आपको क्या है पेपर में लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है इस चैप्टर के, आपका जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है चैप्टर 2 के देखेंगे। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मैसेज करके आप क्या है क्लास 12th हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करके भी आप क्या अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।